हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। मीन्स चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझना तो बेसिकली जो चतुर्भुज है ये एक पर्टिकुलर जो पॉलीगन है उसका नाम दिया गया है। तो जो कॉमन नाम होता है वो क्या होता है? पॉलीगन होता है। पॉलीगन मतलब बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया जिसकी 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 5 भुजाएं हो। तो ये सब के सब इन सबको हम एक कॉमन नाम से जानते हैं, वो है बहुभुज। अब बहुभुज होता क्या है? तो बहुभुज का मतलब है रेखाखंडों के द्वारा बनी हुई साधारण बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों के द्वारा बनी हुई साधारण बंद आकृति ये स्पेशली ध्यान रखना है, को हम बहुभुज कहते हैं। अब इसमें देखो नई चीज आ गई भाई, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा होती है जिसको कि हम दोनों तरफ असीमित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। बट रेखा जो खंड होता है वो एक टुकड़ा होता है जिसके जो दोनों एंड हैं वो उसके जो दोनों सिरे हैं वो अंतिम बिंदु होते हैं और उसकी एक लिमिटेड लंबाई होती है। जैसे कि ये रेखाखंड है ए एंड बी, ये दोनों इसके अंतिम बिंदु हैं। अब इससे आगे हम इसको नहीं बढ़ा सकते, ये इसकी एक फिक्स माप है। तो इसको हम बोलेंगे रेखाखंड। तो रेखाखंडों के द्वारा बनी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। तो ये हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन वो दिखते कैसे हैं, आकृति होती कैसी है, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। तो फॉर एग्जांपल हम एक रेखाखंड लेते हैं, फिर दूसरा रेखाखंड लेते हैं और तीसरा रेखाखंड लेते हैं और इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो कितने रेखाखंड हो गए इसके अंदर? 3 रेखाखंड हो गए। कौन कौन से 3? एक हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया ए सी। तो 3 रेखाखंड हैं और तीनों रेखाखंडों के द्वारा एक बंद आकृति बनी हुई है, तो इसको हम कहेंगे बहुभुज। 3 तो ये भी बहुभुज हो गया। अब 3 से क्या, हम 3 से ज्यादा रेखाखंडों के द्वारा भी क्या कोई आकृति बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 3 के बजाय 4 रेखाखंड लेंगे, ठीक है। तो ये 4 रेखाखंड हो गए। कौन कौन से 4 हो गए? एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो गया सी डी और एक हो गया ए डी। 1 2 3 एंड 4 रेखाखंड हो गए और इसको हम बोलेंगे चतुर्भुज। ये भी बहुभुज है। तो 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति भी बहुभुज, 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति भी बहुभुज, और 4 से ज्यादा से भी हम बना सकते हैं। इस तरीके से ये एक रेखाखंड, ये एक आकृति हमने बनाई, तो इसको भी हम बहुभुज कहेंगे। इसमें कितने रेखाखंड हो गए? ए बी एक रेखाखंड हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया, फिर डी ई हो गया और एक हो गया आपका ए ई। 1 2 3 4 और 5 रेखाखंड हो गए। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? बहुभुज। तो ये सारे के सारे जो हैं वो बहुभुज हैं। और जैसे कि अब 5 और दूसरे तरीके से भी हम जैसे 6 रेखाखंड भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये भी एक बहुभुज है। 6 रेखाखंड है और बंद आकृति है, तो ये भी एक तरीके से बहुभुज हो गया। तो जो रेखाएं जो आकृति रेखाखंडों से बनी हो और बंद हो उनको बहुभुज कहेंगे। लेकिन कुछ आकृति ऐसी है जो कि रेखाखंडों से बनी हुई है लेकिन वो बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है बहुभुज? जैसे कि वो कैसे दिखती होंगी? फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेखाखंड लिया, दूसरा रेखाखंड लिया और तीसरा रेखाखंड लिया, ठीक है। अब इसको हम बहुभुज नहीं कह सकते क्योंकि ये बंद नहीं है। अगर इसको यहाँ हम बंद कर देते हैं तो ये भी बहुभुज बन जाएगा, लेकिन अगर इसको बंद नहीं किया तो ये बहुभुज नहीं है, तो इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। तो अब आपको शायद समझ में आ गया कि बहुभुज क्या होता है। रेखाखंडों के द्वारा बनी साधारण बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अब सिर्फ बहुभुज तक बात नहीं रह जाती है, बहुभुजों के नाम भी तो होंगे, उनके स्पेशल नाम भी हो सकते हैं ना, कि उनको स्पेशल किस नाम से जानते हैं, कि किसी की 3 भुजाएं हैं, किसी की 4 भुजाएं हैं, किसी की 5 भुजाएं हैं, तो उनके हिसाब से उनके नाम भी होंगे। तो हम बहुभुजों के नाम किस आधार पर डिसाइड करते हैं? बहुभुजों के नाम डिसाइड करते हैं भुजाओं की संख्या के आधार पर, कि जिसकी जितनी भुजा होती हैं उसको उसी हिसाब से नाम दिया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड बराबर होगा नेम ऑफ अ पॉलीगन। नेम ऑफ पॉलीगन मतलब, पॉलीगन का मतलब बहुभुज होता है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या के आधार पर हम बहुभुज का नाम निर्धारित करेंगे। लेट्स से जैसे कि जो पहला बहुभुज है यहाँ पे, इसकी कितनी भुजाएं हैं? 3। 1 2 3। तो जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और बंद होता है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं, राइट। त्रिभुज हो गया। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज
भुज बोलते हैं। जिसकी 5 भुजाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको पंचभुज बोलते हैं। और जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसको क्या बोलेंगे? 6 भुजाओं वाले को बोलेंगे हम षडभुज। और जिसकी 7 भुजाएं होती हैं उसको बोलेंगे हम सप्तभुज। जिसकी 8 भुजाएं होती हैं उसको बोलेंगे हम अष्टभुज। जिसकी 9 भुजाएं होती हैं उसको नवभुज, और जिसकी 10 भुजाएं होती हैं उसको 10 भुज बोलेंगे। तो इस तरीके से हम भुजाओं की संख्या के आधार पर हम बहुभुज का नाम रखते हैं, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा कि इनके अब जितनी भुजाएं होती हैं, किसी बहुभुज की जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही उसके कोण होते हैं, और उन कोणों का योगफल भी होता होगा कोई ना कोई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, कि बहुभुज के कोणों का योग गुण, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं या गुण बोलते हैं, कि बहुभुज के कोणों का एक योगफल होता है। तो अब वो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग नाम है, और उनकी भुजाओं की संख्या भी अलग अलग है, तो फिर डेफिनेटली उनके जो कोणों का योगफल है वो भी अलग अलग आता होगा। तो वो किस तरीके से निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला है यहाँ पे, और वो फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n का मतलब क्या है यहाँ पे? n का मतलब है n बराबर होता है यहाँ पे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो अब लेट्स से, जैसे कि हम लेते हैं सबसे पहली आकृति हमने बोली थी कि 3 भुजाओं की आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितनी डिग्री होगा? आपने शायद पहले पढ़ा होगा, मे बी 6ठी या 7वीं क्लास में, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, राइट। ये हमें याद है पूरी तरह से, लेकिन ये तो हमें याद है, हम आराम से बता देंगे। पर अगर कोई हमें इससे ज्यादा भुजाओं का पूछ ले, चतुर्भुज का भी याद होगा 360 डिग्री होता है, लेकिन इससे आगे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? याद तो नहीं रख सकते ना हम सबका। तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, और उसमें से 2 घटाएंगे और उसको 180 से गुणा कर देंगे, तो वो उसके कोणों का योगफल आ जाएगा। अब हम त्रिभुज का लेते हैं, तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 होती हैं। तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 3, इसमें से घटाएंगे 2 और इसको गुणा करेंगे किससे? 180 से। तो 1 बचेगा, 1 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये किसका आ गया? त्रिभुज का। अब इसके बाद अगर जैसे चतुर्भुज लें हम, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं, क्योंकि 1 2 3 4 भुजा। तो हम 4 में से घटाएंगे किसको? 2 को, और इसको गुणा करेंगे किससे? 180 से। तो 4 में से 2 गए तो कितने बच गए? 2, और 2 को 180 से गुणा किया तो 360 डिग्री। तो चतुर्भुज का आ गया 360 डिग्री। अब लेट्स से अगर हम पंचभुज ले लें, तो पंचभुज का कितना आएगा? पंचभुज में भुजा कितनी होती है? 5 होती हैं। 5 में से क्या घटाएंगे हम? 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो 5 में से हमने 2 घटाया और इसको गुणा किया किससे? 180 से। तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3 बच गए, और 3 को गुणा कर देंगे 180 से, तो कितने आ जाएंगे? 18 54 540 डिग्री। तो ये तो छोटा 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 हो गया। अगर अब कोई आपसे पूछ ले, अच्छा ठीक है, यही फॉर्मूला लगा के किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 18 है, आप निकालो उसके कोणों का योगफल कितने डिग्री होगा, तो आराम से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? हमें n की वैल्यू पता है, n बराबर है हमारे पास 18, राइट। तो फॉर्मूला रखेंगे हम n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो n की जगह क्या रखेंगे? 18 रखेंगे। 18 में से 2 को घटाएंगे और उसको गुणा करेंगे हम 180 से। तो 18 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 16 बचेंगे, राइट। और 16 को किससे गुणा करना है हमें? 180 से। तो गुणा कर दो, यहाँ पे 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 6 की 108 होते हैं। 108 का 8 लिखा, हासिल लगी इसकी 10। अब इसको गुणा करेंगे 1 से, 18 का 18, 18 और 10 कितने हो गए? 28, ठीक है। और ये इसकी 0 यहाँ लगा देंगे। तो जिस बहुभुज की भुजाओं की संख्या 18 होती है उसके कोणों का योगफल 2880 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम कोण, बहुभुज के कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो बहुभुजों का लास्ट हमने किया था उनके एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आता है बहुभुजों का प्रकार। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो आकृति के आधार पर बहुभुज 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम, पहला बहुभुज होगा कॉन्केव पॉलीगन, दूसरा होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है। कॉन्केव पॉलीगन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी यह है कि इसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्केव पॉलीगन।
दूसरा जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है उसके सारे आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो वो हो गया आपके कॉन्केव पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसकी सारी भुजाएं एवं सारे कोण समान होते हैं, तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। एंड देन सिमिलरली जो इरेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर होता है, तो इरेगुलर में इसका एकदम अपोजिट होगा। इसका है कि सारी भुजाएं सारे कोण समान होते हैं, तो इसका क्या होगा, भुजाएं और कोण असमान होते हैं। सारी भुजाएं एवं कोण असमान होते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी, लेकिन हम वो आकृतियों को भी तो जाने कि वो आकृति दिखती कैसी है। कि कॉन्केव पॉलीगन एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, तो वो कैसा दिखता होगा वो पहचानना भी तो जरूरी है ना। तो जैसे हम एक आकृति बनाते हैं, यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया हमने, आपको शायद याद होगा अभी हमने जब इंट्रोडक्शन में किया था, तो ये एक पॉलीगन बन गया, राइट। तो ये पॉलीगन बन गया आपका, तो इसमें जो आपका ये वाला एंगल है ये 180 डिग्री से अधिक है, इसलिए इसको हम कॉन्केव पॉलीगन बोलेंगे। अब जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं वो इस तरीके से होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन इसके जो आंतरिक कोण हैं वो सारे के सारे कोण 180 डिग्री से छोटे हैं। जैसे ये भी 90 का, ये भी 90 का, 90 का, 90 का, 90 का, तो ये 180 डिग्री से छोटे हो गए। तो जो कॉन्केव पॉलीगन होते हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन इस तरीके से दिखते हैं, और कॉन्केव पॉलीगन इस तरीके से दिखते हैं कि एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। और रेगुलर पॉलीगन किस तरीके से दिखते हैं, जिनके सारे कोण और सारी भुजाएं समान हों। तो जैसे सारी भुजाएं भी समान होंगी और सारे कोण भी समान होंगे, तो इस तरीके से दिखेंगे। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल इक्वल हैं, और ये सारी भुजाएं भी समान है, भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। अब इरेगुलर पॉलीगन किस तरीके के होते हैं, जैसे कि हम विषमबाहु त्रिभुज ले लें जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, तो उनको हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। तो इसमें ना तो भुजा किसी के समान है, और ना ही अगर भुजाएं समान नहीं है तो डेफिनेटली जो कोण है वो भी समान नहीं होंगे। तो इनको बोलेंगे हम, ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज, और डायग्राम इस तरीके से दिखते हैं। तो कॉन्केव पॉलीगन जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो वो कॉन्केव पॉलीगन होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके सारे आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। और रेगुलर पॉलीगन में सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं। तो इसकी ये आकृति जो है, जो वर्ग बना हुआ है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है और इसके चारों कोण भी बराबर है। और इरेगुलर पॉलीगन में सारी भुजाएं और कोण असमान होते हैं। ये एक दूसरे के, ये ना तो भुजा बराबर होती है, और जब भुजाएं बराबर नहीं होती हैं तो कोण भी बराबर नहीं होते। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है कॉन्केव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन के साथ, वो होती है डायगोनल्स। डायगोनल्स को मतलब होता है विकर्ण, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण बेसिकली, विकर्ण होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज को जोड़ता है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव, जैसे कि हमने एक आकृति बनाई यहाँ पे, ठीक है। तो वर्टिसेज मतलब कोण हो गए कि ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। तो या हम सीधे शब्दों में यह कहें कि एक लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट एंगल्स को, मतलब आमने सामने के कोणों को जोड़ता है, उसको हम डायगोनल कहेंगे। तो जैसे ये आकृति ए बी है, ए बी सी और डी, तो इसका जो ए कोण है इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, सी होगा। बी तो इसका एडजेसेंट हो गया, इसका आसन कोण हो गया, पर सामने कौन सा हो गया, ए सी हो गया। और दूसरा जो डी है उसके सामने वाला कोण कौन सा हो गया, डी बी हो गया। तो इस आकृति के अंदर दो डायगोनल, दो विकर्ण बन गए। कौन कौन से, एक बन गया ए बी और दूसरा बन गया आपका, नहीं, एक बन गया आपका ए सी और दूसरा बन गया आपका डी बी। तो ये दोनों के दोनों विकर्ण है जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज को, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, तो डी के बाद जो कोण आएगा वो सी आएगा, तो ये लगातार हो गया। लेकिन बी डी के बाद लगातार नहीं है, तो ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गया, राइट।
तो या हम ये कहें कि यह आमने सामने के कोण हो गए। तो एक रेखाखंड जो आमने सामने के कोणों को मिलाता है उसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्केव पॉलीगन होता है उसका विकर्ण इंटरनल नहीं होता, वो एक्सटर्नल पार्ट में आता है। जैसे कि अब इसका जो विकर्ण है ये बाहर आ गया है, यहाँ पे देखो अंदर नहीं है ना, और ये जो दूसरा विकर्ण है ये भी बाहर आ गया है, यहाँ पे ये भी इसका अंदर नहीं है। तो इसलिए ये एक डिफरेंट है कि कॉन्केव पॉलीगन का जो डायगोनल होते हैं वो डायग्राम से बाहर मतलब एक्सटर्नल साइड में आते हैं, जबकि कॉन्वेक्स पॉलीगन के डायगोनल्स इंटरनल साइड में आते हैं। जैसे ये डायगोनल हो गया इसका, और इसका ये जो दूसरा डायगोनल हो गया। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन की जो दो प्रॉपर्टी अलग अलग हैं वो हैं उनके कोण और उनका डायगोनल। तो कॉन्केव का कोण एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है और उसके डायगोनल्स एक्सटर्नल पार्ट में आते हैं, जबकि कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होता है उसके सारे आंतरिक कोण, सारे इंटरनल एंगल 180 डिग्री से छोटे आते हैं और उसके डायगोनल्स इंटरनल साइड में आते हैं। तो और डायगोनल क्या होता है ये आपने बहुत अच्छे से समझ। तो हमारा जो चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, तो अब हम आ गए हैं फाइनली चतुर्भुज। चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज चार भुजाओं की एक बंद आकृति होती है जो कि चार रेखाखंडों से बनी हुई होती है। किस तरीके से दिखता होगा चतुर्भुज? शायद इस तरीके का कोई भी आकृति, तो वो चतुर्भुज हो गया। चार भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 एंड 4, और इसमें चार एंगल हैं जो कि चार रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, तो इसको हम चतुर्भुज कहेंगे। तो चतुर्भुजों के प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो चतुर्भुज होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रकार होता है ट्रेपेजियम, जिसको हम समलंब बोलेंगे, और समलंब चतुर्भुज आपके इस तरीके से दिखते हैं। थोड़े इस तरीके से समलंब चतुर्भुज दिखते हैं। पैरेललोग्राम, जिसको हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, समांतर इस तरीके से। और एक हो गया आपका काइट, समथिंग लाइक दैट। यस, तो ये चतुर्भुजों के प्रकार हो गए, समलंब चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज एंड काइट, पतंग जिसको बोलेंगे। अब ये तो चतुर्भुजों के प्रकार हो गए। अब इसके बाद हमें समझना है इनके अंदर की चतुर्भुजों की जो प्रॉपर्टीज होती है, इनके अंदर गुण जो होते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के ही गुण समझते हैं। तो चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, और इसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री, जो कि हमने फॉर्मूले से निकाल के देखा था अभी फर्स्ट वीडियो में। तो कोणों का योग होता है, कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज का? 360 डिग्री होता है। दूसरा, इसके जो आमने सामने के कोण हैं वो समान होते हैं, जिनको हम अपोजिट एंगल बोलेंगे। आमने सामने के कोण समान होते हैं। कौन कौन से कोण किसके समान होंगे? जैसे कि इसमें जैसे ये एंगल ए बी सी और डी, तो एंगल ए बराबर है किसके? एंगल सी के, और एंगल बी बराबर है किसके? एंगल डी के। तो इनको हम बोलेंगे आमने सामने के कोण समान होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण संपूरक, संपूरक का मतलब जानते हैं आप लोग? संपूरक का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से संपूरक हैं? लेट्स से ए और बी संपूरक है, तो ए प्लस बी बराबर हो गया 180 डिग्री। वैसे बी और सी संपूरक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आएगा, सी और डी को जोड़ने पर भी 180 आएगा। तो ये हो गया आपके आसन कोण। और जो चौथी प्रॉपर्टी होती है चतुर्भुज की वो होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित इंग्लिश में इसको बाइसेक्ट बोलते हैं। तो विकर्ण, अभी बताया था मैंने कि जो सम्मुख कोणों को जो रेखाखंड सम्मुख कोणों को मिलाता है उसको विकर्ण बोलेंगे। तो इसमें 2 विकर्ण हो गए, एक हो गया AC, दूसरा हो गया हमारे पास DB। और ये दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो ये O बिंदु जो है वो इन विकर्णों को बराबर 2 भागों में बांटता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे O
ए बराबर है किसके, ओ सी के, एंड ओ डी बराबर है किसके, ओ बी के। तो ये चार प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास चतुर्भुज की। अब इसी तरीके से हम बाकी इनकी भी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, और काइट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी समझते हैं। ट्रेपेजियम की जो एक ट्रेपेजियम की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, चाहे वो बराबर हो या नहीं हो, लेकिन वो समांतर होता है। समांतर क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? समांतर का मतलब होता है कि दो रेखाएं जो एक ही दिशा में गति करती हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी एंड पर एक दूसरे से मिलती नहीं है, उनको बोलेंगे हम समांतर। जैसे जब हम चलते हैं तो क्या हमारे पैर मिलते हैं, ये पैरेलल है, ये एक ही दिशा में ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये कभी भी, और जैसे ये मिलेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, तो इसकी ये वाली लाइन और इसके नीचे वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं और ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो जो दो रेखाएं किसी एक दिशा में गति करें और मिले ना एक दूसरे से, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसमें दो पैरेलल लाइन होगी, ये दोनों जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, वो ट्रेपेजियम के लिए बोल रहा हूँ। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो रेखाखंड है, दो रेखाएं हैं, वो पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। दूसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं, जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। जैसे कि भुजा ए बी एंड भुजा सी डी। तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और बी सी पैरेलल है ए डी के। इसके साथ ही साथ ए बी बराबर है सी डी के एंड ए डी बराबर है बी सी के। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा समांतर भी होती हैं और समान भी होती हैं। तो ये फर्क है किसमें, समलंब में और समांतर चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में सिर्फ भुजा समांतर होती है, बराबर नहीं होती, लेकिन समांतर चतुर्भुज में भुजा समांतर भी होती है और समान भी होती है, बराबर भी होती है। इसके बाद आता है हमारा काइट। काइट के साथ क्या होता है, काइट की क्या प्रॉपर्टीज है? तो काइट जैसे ए बी सी और डी, तो इसकी ये भुजाएं होगी। जो काइट की जो आसन्न भुजाएं होती हैं, आसन्न का मतलब जानते हैं आप लोग, आसन्न भुजा जो कि कंजुगेटिव साइड होती है, जैसे कि ए बी एंड ए डी, ये दोनों आसन्न भुजा हो गई, ठीक है। तो ये कंजुगेटिव साइड होगी। तो काइट की जो आसन्न भुजाएं होती हैं वो समान होती है। तो इसके बाद हम करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। तो विशेष प्रकार के जो समांतर चतुर्भुज हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रैम्बस, जिसको हम समचतुर्भुज बोलेंगे। दूसरा होता है रेक्टेंगल, आयत, और तीसरा होता है स्क्वायर, वर्ग, ठीक है। तो अब हम इनमें क्या फर्क होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। चलो, तो सबसे पहले होता है रम्बस, समचतुर्भुज। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, सम का मतलब समान होता है, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं, चार भुजाओं की आकृति चतुर्भुज होती है। तो समचतुर्भुज की जो पहली प्रॉपर्टी वो है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके जो चारों कोण हैं वो बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ईदर, ठीक है। तो जैसे कि ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी है, ये एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब जैसे कि विकर्ण ओ ए ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर है। दूसरा, इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, राइट, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, लंब मतलब 90 डिग्री जिसको बोलते हैं। तो ये होगी आपके समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आयत, जो कि एक प्रकार का ये भी पैरेललोग्राम ही है, जिसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स है, ए बी और सी डी अपोजिट है और ए डी और बी सी अपोजिट है। तो ये क्या होती हैं, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं जैसे कि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आयत की। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसके सारे कोण, जैसे कि कोण ए, कोण बी, कोण सी एंड कोण डी, ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं और इनकी सबकी हर एक की वैल्यू कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, जिसको कि हम समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो ये एक इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, इसके विकर्ण ए सी, और दो विकर्ण है इसके, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, दो विकर्ण होते हैं जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, जिसमें ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ डी बराबर है ओ बी के। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ इसके बाद आता है हमारा स्क्वायर वर्ग, ठीक है। तो ये रंबस एंड आयत, समचतुर्भुज और आयत दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी है। समचतुर्भुज से ये चारों भुजाएं बराबर लेता है, मीन्स भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के, बराबर है भुजा सी डी के और बराबर है भुजा ए डी के। इसका मतलब है कि चारों भुजाएं समान होती हैं, समान होती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, अब देखो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत के चारों कोण बराबर होते हैं। तो स्क्वायर के जो वर्ग है उसके भी चारों कोण बराबर होते हैं, जैसे कि कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण ए बराबर है कोण बी के, और कोण बी बराबर है कोण सी के, और कोण सी बराबर है कोण डी के। और ये इन सब की हर एक की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो बेसिकली जो वर्ग है उसकी प्रॉपर्टीज, या जो वर्ग है वो समचतुर्भुज और आयत दोनों को मिलाने पर जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो वाला पार्ट वर्ग कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित को इंग्लिश में बाइसेक्ट बोलते हैं। बाइसेक्ट का मतलब टू पार्ट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो विकर्ण ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ डी बराबर है ओ बी के। तो ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन है चतुर्भुजों को समझने का, वो इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब हम इसके एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस बनाएंगे।